हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री और ये फॉर जेई मेन 2023-24 के लिए है। एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS और इसके क्वेश्चन नंबर 2 हैं। इसके पहले हम एक क्वेश्चन कराए थे और ये इसका क्वेश्चन है, पढ़िए। ये आया हुआ है 2019 में और ये 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन मिला था। तो पहले अपने ट्राई कीजिए, सोचिए 1 मिनट के लिए, फिर इसके बाद हम इसका एनालिसिस देंगे कि कैसे सोचते हैं। चलिए देखा जाए ये क्वेश्चंस कैसे सोचते हैं, क्या क्या है इसके अंदर में। ये जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, इसमें 1 दर्जन 12 कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। और ये देखिए तो कंपाउंड के फॉर्म में भी है AB2, यहाँ भी कंपाउंड के फॉर्म में है और ये एलिमेंट है A और B और यही एक बार कंपाउंड बन रहा है AB2, एक बार कंपाउंड बन रहा है A2B2 और उस समय इसका मोल दिया हुआ है, इसका मोल दिया है। कहने का मतलब इसमें एक वर्ड क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि मोल वर्ड समझना है और वो भी मोल किसका है, कोई कंपाउंड का है। यहाँ भी कंपाउंड का है और इसमें जो भी नाम लिखा हुआ है, ए को अगर हम सोचते हैं, कोई सपोज किया जाए कि मतलब स्टार्टिंग में है जिसको कैटायंस और इसको एनायंस, और ये दोनों मिल करके जो भी कंपाउंड बना रहे हैं वो AB2 है, A2B2 है और इसके जो भी आंसर्स हैं, मतलब ये हो सकता है कि आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोवैलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मोल वर्ड आ रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, देखिए मोल लिखा है। अब मोल तो दोनों के लिए होता है, एक एटम के लिए भी होता है और मॉलिक्यूल के लिए भी होता है। तो ये मोल यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रहा है कंपाउंड के लिए, मतलब ये आपका मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड है। और साथ ही साथ जो MB और MA करके यहाँ लिख रहा है, ये वाला इंडिविजुअली अलग अलग A और B का निकाल रहा है। तो ये कहलाता है एलिमेंट के टर्म में ग्राम एटम जैसा है। और फिर लिंक कर दिया गया है ग्राम एटम को एक मॉलिक्यूल के साथ, मतलब ग्राम मोल के साथ। और फिर मोल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए और जिनको अगर इसमें कहीं दिक्कत होगी तो हम ऑलरेडी इस पर वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको पढ़िए। सबसे पहले कि 1 नंबर में होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जाके पहले पढ़िए व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट डेप्थ में, और उसमें पता लगाइए कि शुरू में हाइड्रोजन को रेफरेंस लेकर के सोचा जाता था, फिर आता था ऑक्सीजन लेके सोचा गया, तब उसके बाद फाइनली उसको लाया गया कार्बन के साथ। तो क्यों लाया गया वो भी पता लगाइए और थोड़ा वीडियो में देखिएगा। तो मैंने उस बात को समझाया है कि कार्बन के साथ वो कैसे मतलब निकाला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, और जब एटॉमिक मास यूनिट क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक वेट, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो वो समझना पड़ेगा और जब वो समझ जाएंगे तब जाकर के एक्चुअल एटॉमिक वेट
मालूम चलेगा ग्राम में, और चाहेंगे तो उसको आप किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्विंटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस पर एक हम मतलब क्वेश्चन और भी देंगे, अभी तो पहले जो आया है इसको देखा जाए, तो वो जरूर पढ़िए। पहला एटॉमिक मास यूनिट पढ़िए, दूसरा पढ़िए कि एटॉमिक मास यूनिट के साथ जो पहले नाम आया हाइड्रोजन का नाम क्यों आया था, वो हट गया क्यों, फिर आया ऑक्सीजन, वो क्यों हट गया, फिर आइए उसके बाद जिसको बोल सकते हैं कार्बन का, वो वाला पढ़िए, वही ज़्यादातर किताब में मिलता है। और उसी से एटॉमिक मास यूनिट का फंडा पहले समझिए, और नहीं अगर समझ में आता है तो वीडियो पहले वाला हमारा है प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री वाला में, उसमें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक वेट का भी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो दो जब क्लियर हो जाएगा तो उसी में ही हमने क्लियर किया है कि एक्चुअल एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा। फिर अगर और आगे वीडियो देखिएगा, दूसरा वीडियो, उसके बाद तीसरा वीडियो, तो उसमें मतलब एक मोल का कितना आंसर्स होगा, फिर एन मोल का कितना होगा, और वो कैसे ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा से समझाया हुआ। क्योंकि देखिए मोल कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री यही केमिस्ट्री का सरदर्द है, और जिसको ये नहीं समझ में आया तो आगे जाकर के दिक्कत होगी। सब एक दूसरे के साथ लिंक है, और खासकर आईआईटीज में भी लिंक है, और जेईई में भी डेप्थ चाहिए, बिना डेप्थ का होगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिएगा, और क्या कहें हम। और जो मोल कंसेप्ट का मैंने जो कंसेप्ट यहाँ दिया है वो कैसे जुड़ा हुआ है, तो एक एक्चुअल वेट ऑफ द एटम या कंपाउंड और उसके एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट से। तो जब आप एटॉमिक वेट का अच्छा से समझ जाएंगे तो सेम मोलिकुलर वेट का भी आप समझ जाएंगे। तो फंडा को क्लियर कीजिए। अभी बैठ के पूरा फंडा तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ नाम दिया। फिर इसी में आइसोटोपिक एलिमेंट का कैसे निकलता है उसका भी मैंने कंसेप्ट दिया है, उसका भी वीडियो बनाया है। और वो सारा कंसेप्ट को पहले समझिए। वो कंसेप्ट क्या होता है, वो जनरलाइज वे में अलजेब्रा के टर्म्स में सारा कैलकुलेशंस होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलस लगता नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन में इन जनरल वेक्टर लगता ही नहीं है, इसलिए अलजेब्रा ज़्यादातर यूज होता है। ट्रिगो का भी यूज नहीं होता है, और कोऑर्डिनेट का भी यूज नहीं होता है। तो अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का ज़्यादा यूज होता है। और उसी से फार्मूला को डिराइव कीजिए, और जब फार्मूला डिराइव हो जाए तब उसके बाद आएगा इसका डेरिवेशन से सब फार्मूले सब निकलेगा, माने इक्वेशन सब निकलेगा। ये दो काम हुआ, और लास्ट में हुआ न्यूमेरिकल एबिलिटी, माने कैलकुलेशंस। चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइए, चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाइए, लास्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका चेक होगा, कैलकुलेशन। इस साल भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा खासा, मतलब फिजिक्स में खासकर कैलकुलेशन बहुत था, क्योंकि पहला पेपर में 18 क्वेश्चन था फिजिक्स का, उसी तरह दूसरा पेपर में 18 था। तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत खतरनाक था फिजिक्स में खासकर। और उसी तरह सोचिए तो ये कैलकुलेशन के पहले आपको फार्मूला चाहिए। अरे फार्मूला रहेगा तब ना उसमें वैल्यू सब बैठाइएगा, और तब कैलकुलेशन करके आप आंसर्स निकालेंगे। तो इसीलिए फार्मूला भी चाहिए। अब फार्मूला भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री है या मैथ्स है, लाखों करोड़ों अरबों फार्मूला है। इसीलिए सीधा समझिए, फार्मूला भी याद करना होगा तो डेरिवेशन जानना होगा। तो इस तरह से ये तीन एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट होता है डेरिवेशन जानना, और ये मत सोचो कि जेईई मेन में नहीं जानना है। जेईई मेन क्या है, ये कहलाता है लेवल 4। लेवल 4 है। अब 5 नंबर लेवल में है आईआईटीज जेईई मेन के जगह, और छठा लेवल में हो गया बीएससी ऑनर्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब, और 7वां लेवल हो गया एमएससी पीएचडी रिसर्च इनोवेशन, और लेवल ही मेन होता है। और तीसरा लेवल होता है जिसमें एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड या उसके समकक्ष का जो भी मैटर्स है, जो 11-12 का सिलेबस है, उस इंटायर को जानना लेवल 3 होता है।
लेवल 2 कौन हो गया? 8, 9, 10 में आपने क्या पढ़ा था वो भी चाहिए। अब फिर उससे भी नीचे आइए कि 7 और उससे नीचे तक आपने मैंने -2 से +7 तक क्या क्या पढ़ा है। -2, -1, 0, -2 हो गया नर्सरी और -1 हो गया समझिए कि लोअर केजी और 0 हो गया अपर केजी। तब हो गया स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें ज़्यादा रहता है अंकगणित, अर्थमेटिक, समझ गए ना, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही तो है यहाँ पर सबसे नीचे लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। और उसके ऊपर जो सब फार्मूले सब हैं याद हो जाए तो समझिए कि वो थोड़ा सा बड़ा लेवल हो गया 8, 9, 10 वाला में। और उससे एवं हो गया कि डेरिवेशन जान रहे हैं अच्छा से 11, 12 के साथ, तो ये तीसरा लेवल हो गया। ये 11, 12 समझिए यहाँ पर डेरिवेशन पूरा अच्छा से जान रहे हैं। ये हो गया 8, 9, 10, ये खाली फार्मूला जान रहे हैं कैसे ड्राइव हो नहीं मालूम। और ये हुआ अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये हो गया -2 से लेकर के +7 ऑक्सीडेशन नंबर जैसा, समझ गए। तो इसी को हमने दिया नाम एलिमेंट्री, या इसको फाउंडेशन बोलिए, फाउंडेशन कोर्स, एलिमेंट्री कोर्स, बेसिक कोर्स। और जब ये 3 क्लियर होगा तब चौथा लेवल, तब 5वां जेईई एडवांस, तब छठा बीएससी ऑनर्स और उसके न्यूमेरिकल्स बीएससी लेवल का, और 7वां लेवल हो गया एमएससी पीएचडी, उसके थ्योरी और एप्लीकेशंस। तो समझ गए बहुत कुछ है। तो अब आइए कि इसके अंदर में मोल कॉन्सेप्ट के अलावा और किसका कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यही सब क्या है एक तरह से वेट है, तो एक वर्ड वेट भी आ रहा है और साथ में आएगा मॉलिक्यूलर वेट भी, क्योंकि बिना मॉलिक्यूलर वेट निकाले हुए कभी भी आप इंडिविजुअली एटॉमिक वेट नहीं निकाल सकते। ये जो लिखा हुआ है ना ए और बी, ये एक्चुअली क्या है मोलर मास है, ये एटॉमिक वेट है रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। कैसे ग्राम होगा? ये सब किलोग्राम में है। अगर सभी को 1000 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, तो 10 ग्राम, 25 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम हो गया। फिर उसी तरह इसको भी अगर 1000 से गुना कर देंगे तो 300 ग्राम है ये और 125 ग्राम है। तो आप चाहे तो ग्राम से भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन ग्राम बनाने के लिए सब वो 1000 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से, और इसको भी 1000 से, इसको भी सब 1000 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा ग्राम में। तो यानी ग्राम से वाकिफ है। ये तो थोड़ा अजीब दे दिया है कि किलोग्राम में, तो कोई बात नहीं, हम आपको किलोग्राम से ही बनाना सिखाएंगे। फिर एक नंबर और आएगा जिसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ये भी कंपाउंड का है, ये भी कंपाउंड का है, ये भी कंपाउंड का है। ये तीनों यहां पर अभी हम यूज करेंगे कंपाउंड के लिए, ठीक है। एनी कंपाउंड हो या कोवैलेंट कंपाउंड हो, कुछ भी हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं देखिए, तो इसमें आ जाएगा कि तीनों को लिंक करके फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला बहुत सिंपल है। इसको नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलिकुलर वेट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन ढूंढिए तो याद आएगा कि फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड वेट एंड मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 0। 3 आर्बिट्रेरी चीज हो गया। और आप फिजिक्स में तो खूब फंक्शन पढ़ते हैं, क्यों? मैथ का चीज है फंक्शन, वहां से उठा के ला दिया गया है। और आईआईटी का सिलेबस अभी 2023 में बदली हो गया है 2022 के रिस्पेक्ट में। केमिस्ट्री में तो पूरा ही चेंज हो गया है और एसपीडीएफ के स्टाइल में पढ़ना है, जैसे 11, 12 में पढ़े हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, बहुत सा चेंज है। आप देख लीजिएगा सिलेबस में। मतलब से अगर आपको तैयारी करना है तो आदमी कंफ्यूज होता है कि 11, 12 पढ़ें कि जेई मेन पढ़ें कि जेई एडवांस पढ़ें। आप एक प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे, वो प्लेटफॉर्म क्या होगा ना, लेवल 1 मतलब फाउंडेशन भी नहीं, और ना ही एलिमेंट्री कोर्स, और ना ही बेसिक कोर्स, और ना ही आपका जेई मेन, और ना ही जेई एडवांस। ये पांचों लेवल छोड़ दीजिए, आप सीधा तैयारी कीजिए 7वां लेवल से। जब 7वां लेवल में आइएगा ना तब आपका लगेगा कि हाँ आप कुछ सीखें।
सातवां लेवल का मतलब हुआ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब मास्टर डिग्री किताब से पढ़िए। केमिस्ट्री पढ़ना है मास्टर डिग्री से पढ़िए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स भी पढ़ना है तो मास्टर डिग्री से पढ़िए, मैथ भी पढ़ना है तो मास्टर डिग्री से पढ़िए, लेकिन वही पढ़िए जो सिलेबस से रिलेटेड है। सातवां लेवल में पहले मेहनत कीजिए, तब उससे नीचे आइए छठा लेवल में क्या है, ठीक है। और उसके बाद तब जेई एडवांस का 45 साल का क्वेश्चन बनाइए, तब फिर जेई मेन का बनाइए, तब देखिए कि कहाँ कहाँ कमी है, तब आप लेवल 3 पढ़िए, तब लेवल 2। आप तो लेवल 2 पढ़े हुए हैं ना, 8, 9, 10, ऐसा कुछ तो है नहीं कि नहीं पढ़े हुए। एक बार एनसीईआरटी बुक घर में रखिए, मैथ और साइंस का रिव्यू कर दीजिए, इसका भी -2 से 7 के बीच में रिव्यू कर दीजिए। इसमें रिव्यू करना है, ये जो फंडामेंटल है इसमें रिव्यू जाएगा, ये वाला में भी रिव्यू जाएगा और इसमें भी रिव्यू जाएगा, ये तीनों रिव्यू में जाइए। अब इसके चक्कर में क्या, आप तो पूरा जिंदगी भर यही पढ़ते रहते हैं, तो आप लेवल कहाँ पहुंचाए अपना, अब फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। अरे आईआईटीज में रिजल्ट क्या है, रिजल्ट करने के लिए तो आपको चाहिए ना। मान लीजिए कि अगर बोला जाता है कि लगभग 16,500 सीट है आईआईटीज में अप्रॉक्स, और 20,000 22,000 लगभग जेईई मेन में भी सीट है, तो मेहनत करने होंगे। फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज है सेमी गवर्नमेंट वाला, तो लगभग वो आधा लाख हो जाएगा सब मिला जुला करके, तो थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए इसको हम रिलेशन बनाते हैं, क्या होगा इसका रिलेशन होगा n बराबर W/m, ठीक है। तीनों का रिलेशन यही है, ये हम थोड़ा अच्छा लेवल लगा करके लिखे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली ऐसा कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स वाले भी हैं, मैथ वाले भी हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग को आसान होता है लॉजिक सोचने का। अब देखिए ये जब फार्मूला आ गया, तो आप सोचिए कि ये फार्मूला आया कैसे, माने इसका भी डिराइव जानिए। बहुत सा चीज याद क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको खाली यूज करते हैं, वो कहाँ से जन्म हुआ, पैदाइश है उसकी नहीं मालूम, इसीलिए आप जब प्रॉब्लम बनाना रहता है तो उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पहले आप जो 1 नंबर बताए ना डेरिवेशन पर ध्यान दीजिए, और 2 नंबर जो है वो फार्मूला पर ध्यान दीजिए, 3 नंबर कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। ये तीनों चीज तो आपका सब रिव्यू में चला गया। कैलकुलेशन करना 7वां क्लास तक अगर आपके पास अंक गणित बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है, तो जोड़ घटा गुना भाग बड़ा अंक, छोटा से छोटा अंक, या छोटा बड़ा स्मॉल भी रहेगा, नॉर्मल भी रहेगा, तो गुना भाग कर सकते हो, जोड़ घटाव कर सकते हो। फिर उसके बाद उसके एवं में जाओगे तो सारा फार्मूला 8, 9, 10 में रखना चालू करो, भले डेरिवेशन नहीं जानते तो क्या होगा, और यहाँ पर आगे उसका डेरिवेशन जानिए। और उसके बाद यहाँ पर लेवल 3 के बाद ये सब 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल अगर आप पढ़ना चालू कीजिएगा कि नहीं हम केजी से पीजी पढ़ेंगे, तो पहले -2 से 7 पढ़िएगा, फिर 8, 9, 10 पढ़िएगा, 11, 12 पढ़िएगा, फिर आप आगे बढ़ करके जेईई मेन का क्वेश्चन बनाइएगा, फिर जेईई एडवांस का बनाइएगा, तब फिर सोचिएगा, तब तो हो गया। इस साल तो आईआईटी में जो क्वेश्चन आए थे आपको तो मालूम होना चाहिए, 18 क्वेश्चन अगर था फिजिक्स में, मान लीजिए पेपर 1 में, केमिस्ट्री में भी 18 और उसमें भी 18, उसी तरह पेपर 2 में वही था, तो उसका एवरेज नंबर कितना होगा, एक क्वेश्चन पर 3.3। तो जो अगर 18 क्वेश्चन में पेपर 1 बोलो या पेपर 2 बोलो, मान लो हम केमिस्ट्री का ही बोलते हैं, आप 18 में 3 बना दीजिए ना, मतलब 1/6, तो कहने का मतलब आपका हो गया 17.5%, तो बहुत नंबर हो गया। उतना नंबर में तो मैंने समझिए कि क्वालिफाई कर जाओगे 60 नंबर लाने पर। तो 1/6 क्या हुआ, 360 का 1/6 तो हो ही गया ना 60 नंबर। लेकिन क्या है 18 में 3 नहीं बनता है, जिसका 18 में 5 बन गया, 8 बन गया, तो क्वालिफाई कर गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर्स ड्राइव करना है, लेकिन हम इसमें एक चीज और जोड़ दे रहे हैं, वह है कि ये n खाली फोकट का ऐसे मत याद कीजिए, इसमें यूनिट डायमेंशन लगाइए। आप सब कुछ जानते हैं n क्या होता है, मोल में होता है, तो यहाँ पर मोल लिखिए n में, और फिर यहाँ पर W क्या होता है, तो ग्राम में भी हो सकता था, किलोग्राम में भी हो सकता था, और यहाँ पर हम किलोग्राम लिखे इसलिए किलोग्राम लिख रहे हैं।
और यहाँ पर जब होगा यूनिट डायमेंशन से तो m का वैल्यू हमेशा होगा। आदमी बोलता है अरे मोलकुलर वेट का तो यूनिट नहीं होता, कोई बोलता है अरे मोलकुलर वेट का यूनिट तो एमयू होता है, मैंने डाल्टन होता है, एमयू को डाल्टन बोलते हैं। कोई बोलता है ग्राम होता है, कोई किलोग्राम होता है, मतलब वो कंफ्यूज है क्योंकि अल्टीमेटली उसको क्लियर ही नहीं है। तो कब होगा वो बिना यूनिट का, जैसे सोडियम का वेट निकालेंगे तो कभी आदमी बोल देता है खाली 23, और कभी कभी उसको बोलता है 23 AMU, 2 आंसर हो गया। और तीसरा कोई बोलता है 23 ग्राम, तब तो कंफ्यूजन हो गया ना कि ग्राम में 23 ग्राम बोल रहे हैं आप, और मतलब उसको AMU में बोल रहे हैं, और एक बार बिना यूनिट का बोल रहे हैं, तो कौन सही है, किस समय सही है? तो आपको तो मोल कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, पहले क्लियर कीजिए तब जाके बात कीजिए। तो अभी देखिए हम तो बार बार चले जा रहे हैं कंसेप्ट में, तो प्रॉब्लम वहीं पर है क्योंकि आपका समस्या बस वही है, आपके पास कंसेप्शन नहीं है, इसीलिए फालतू का तैर रहे हो और फाइनली कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि एक क्वेश्चन उठाइए तो उसके कंसेप्ट को भी सोचिए। इसलिए हमने एक जो नया सिस्टम निकाला है कि भाई आप कंसेप्ट पढ़ना नहीं चाहते हो ना, तो ठीक है भाई, आपको एप्लीकेशंस के साथ ही हम कंसेप्ट सिखा देंगे, तब हो सकता है धीरे धीरे इंप्रूव कर जाओगे। तो यहाँ पर आएगा मोल यूनिट आना चाहिए, तो ए वाला W जो होगा, अगर ये आया इतना में यूनिट डायमेंशन से देखिए, अगर इसका सबको पता है n मोल में होता है, 5 मोल 6 मोल 8 मोल है तो लिखा हुआ है, देखिए यूनिट इसका 5 मोल, एक तो n 5 हो गया, 5 मोल, मोल तो यूनिट हो गया। और W क्या है, तो कंफर्म है कि वेट तो किलोग्राम दिया है, ग्राम भी दे सकता था, ये भी कंफर्म है। तो यूनिट डायमेंशन पढ़े ही हो, आदमी सोचता है यूनिट डायमेंशन तो बहुत फालतू चैप्टर है, सब उसको डिलीट करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IITs में, फिर NITs में जो भी डेरिवेशन फिजिक्स में दिया जाता है, अगर वो मतलब जनरल फॉर्म में अगर डेरिवेशन लिखा हुआ हो और उसको चेक करना हो कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, तो आप सीधा क्या कीजिए, यानी यूनिट डायमेंशन लगाइए। मैंने 4 ऑप्शन दिया है ना, आपको पता नहीं है कि ABCD में सिंगल आंसर का कौन आंसर होगा और वो किस सब्जेक्ट को, मैंने किस चीज का वो आंसर बोल रहा है। तो आपको LHS पता है कि कौन फिजिकल क्वांटिटी है, RHS का आंसर एक्सप्रेशन के टर्म में चार्ट 2 दिया हुआ है। आप चारों में हर एक का यूनिट डायमेंशन निकालिए, जिसका यूनिट डायमेंशन से वो वाला LHS वाला मिल गया वही उसका आंसर है, बनाने का जरूरत क्या है फालतू का। तो इसलिए यूनिट डायमेंशन बहुत वैल्यू है। और यूनिट डायमेंशन में ऐसे भी फिजिक्स में क्या है मालूम होना चाहिए, ओनली 100 फिजिकल क्वांटिटी, और 100 फिजिकल क्वांटिटी में आधा कर लो, 50 हो गया आपका स्केलर्स, 50 हो गया वेक्टर्स, फिर स्केलर 50 में भी 25 हो गया, मतलब समझ लो एक तरह से जब 11 पढ़ते हो तो 25 स्केलर 25 वेक्टर, 50 आ गया वहाँ आधा आधा, और 12 में आया फिर 25 25, 100 फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप सोच लो कि अभी आप जूनियर क्लास में हो, -2 से 7, आप एक पेपर लीजिए A4 साइज का और रैंडमली पूरा पेज में सीरियल नंबर 1 से लेके 100 तक में आप खाली फिजिकल क्वांटिटी बिना चोरी किए हुए खुद लिखिए, तो आप पता चलेगा 100 फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं लिखने सक रहे हैं। डेफिनेशन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, फिर उसका यूनिट तो और खतरनाक हो गया, डायमेंशन तो और खतरनाक हुआ। पहले तो आपको नाम ही याद नहीं है, तो नाम याद कीजिए पहले, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अब एक नाम थोड़ा खतरनाक नाम देते हैं जिससे कि समझ में आए, पॉइंटिंग वेक्टर्स। तो देखिएगा पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होता है, तो लिखिए S, फिर लिखिए H, S लिखिए, लिखिए H, लिखिए E। तो क्या हो गया SHE माने शी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन है, लड़की के लिए लिखते हैं हम लोग, कोई लड़का रहता है तो लिख देते हैं ही, है ना। और अगर वही मान लीजिए न्यूट्रल जेंडर है, माने आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से कुछ भी नहीं है, तो उसमें ईट आता है, सबका मतलब वह होता है, तो उस समय समझिए ये वही है सी, SHE शी। अब ये सी किसके बराबर है, एल लीजिए यहाँ बराबर लिखिए, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, हो गया कि पॉइंटिंग वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का H लिखे हैं, और एक होता है मैग्नेटिक इंडक्शन में B,
ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो पता लगाइए, होमवर्क। और इसी आंसर्स को यहाँ पर पुट कीजिएगा तो ये आंसर बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत किताब में क्या कर देखते हैं कि यहाँ पर ई, बी और एस करके लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग निकालिए थोड़ा, सब हम आंसर क्यों दें। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया कि ये वाला जो कंपोनेंट है, माने इसका 3 कंपोनेंट होगा ना, एच एक्स आई, एच वाई जे, एच जेड के, और ये वाला दिया हुआ आंसर्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट, ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट दिया है, चलो निकालिए, इसका यूनिट निकालिए, डायमेंशन निकालिए। देखिए क्वेश्चन आ गया यूनिट डायमेंशन। तो कहने का दिमाग दौड़ाइए, पढ़ने से नहीं होता है, जितना दिमाग दौड़ा सकते हैं उसी की वैल्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर यूनिट डायमेंशन से इसका यूनिट पता है, इसका यूनिट पता है, सॉल्व करके देख लीजिए, आएगा ये केजी पर मोल, तभी ना केजी कट जाएगा और उठ के मोल आ जाएगा, सही है। तो ये फिजिक्स वाले हम लोग हैं स्पेशली, तो इसलिए फिजिक्स के अनुसार सोच के लिख दिए। लेकिन जान लीजिए इंजीनियरिंग का रिजल्ट किसके चलते आता है, मैथ के चलते। एक नंबर में मैथ, एक नंबर में मैथ रहना चाहिए, 2 नंबर में फिजिक्स, और 3 नंबर में रहना चाहिए केमिस्ट्री। मतलब ये केमिस्ट्री क्या करता है, कोई बच्चा मान लो केमिस्ट्री से बहुत घृणा करता है, तो भाई आप घृणा करोगे केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री भी आपसे घृणा करेगा। इसीलिए बच्चे का केमिस्ट्री चौपट हो जाता है। वो भी 3 चीज है इसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। जब उन्हीं को अब नाराज कर दिए आपकी केमिस्ट्री चौपट हो गई। फिलॉसफी जब पढ़िएगा समझ में आएगा, फिलॉसफी में तो सब कुछ आता है, मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है। ये दोनों मैथ और फिजिक्स क्या करता है, रैंक देता है, रैंक। लेकिन रैंक तो बाद में ना होगा, पहले क्वालिफाई तो कीजिए। तो इसीलिए ये जो है आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा सी, और ये मैथ और फिजिक्स रैंक बनाने में हेल्प करता है। ये रैंक बनाने में काम करता है, रैंक अच्छा है कि नहीं है ये रैंक बनाएगा। और सबसे बड़ा वाइटल रेंज होता है रैंक के लिए मैथमेटिक्स, और आईआईटीज में भी पहले मैथ देखा जाता है। M1 M2 का जोड़ के नंबर देखेगा, P1 P2 का नंबर देखेगा, C1 C2 का नंबर देखेगा, ओवरऑल देखेगा मैथ अच्छा है, ओके पास हो गया। इसमें भी मिनिमम नंबर रहता है पास करने का, इसका भी मिनिमम नंबर रहता है पास करने का, इसका भी मिनिमम नंबर रहता है पास करने का। और यहाँ M क्या है, M1 + M2, C क्या है, C1 + C2, P क्या है, P1 + P2। अरे P1 में कम लाया लेकिन P2 में ज़्यादा लाया, मिला करके P देखना है। तो तीनों में क्वालिफाई करना चाहिए और ओवरऑल में भी क्वालिफाई करना चाहिए, तब जाकर रिजल्ट होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो अब ये कंसेप्ट आ गया, तो इसी कंसेप्ट का समझ लो कि ये सब हिडन है। अब हम इसको लिखेंगे नहीं, ये फिजिक्स के कंसेप्ट से मैंने यूनिट डायमेंशन लिख दिया है। इवन केमिस्ट्री के टीचर्स का भी ये सब चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इसको। अब इसी से देखिए हम रिलेट कर दे रहे हैं कि पहला कंपाउंड है AB2, तो जब AB2 है तो इसका नंबर ऑफ मोल तो 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ये 5 आ जाएगा। और ये वेट कितना है, तो इतना लिखा हुआ है 125 - 3। और मोलकुलर वेट कितना है इसका तो नहीं पता है, तो मोलकुलर वेट जो भी होगा इसका लिख देना पड़ेगा नाम। तो मान लीजिए इसको हम नाम लिख दिए M1। MA MB अलग है, ये M1 लिखे हैं। पहला वाला इतना नहीं लिख करके AB2 कंपाउंड का नाम ना लिखे, हम पूरे का मोलकुलर वेट को M1 लिख दिए। और उसी तरह इसके बारे में भी सोचिए, तो क्या होगा, 10 = वेट हो गया 300, और ये M2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो M1 निकल गया। कितना आया, इसको नीचे ला देंगे, इधर ला देंगे तो हो गया 5 डिवाइड करो 25 10⁻³ -3। इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे तो M2 निकल गया, क्रॉस किए 10 से आया 30 10⁻³ अगर इसको ग्राम में बनाना रहता तो यहाँ पर ग्राम लिखते और यहाँ भी ग्राम कर देते। मतलब सभी को 1000 से, इसको 1000 से गुना करके 125 ग्राम, इसको 1000 से गुना करके 300 ग्राम,
फिर इसको भी ग्राम में करके 5 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम से बनाते हैं। हमने ग्राम को किलोग्राम सोचा, जैसे वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 M2 निकल गया। अब देखा जाए जो M1 निकाल रहे हैं, M2 निकाल रहे हैं, तो इसके फार्मूले क्या है? तो पहला वाला का फार्मूला जो है वो दे रहा है AB2। तो AB2 जैसे यहां लिखते हैं, ये देखो क्या शो कर रहा है AB2 शो कर रहा है कि ये जो कंपाउंड है, पहला कंपाउंड, उसका ही मोलेकुलर वेट हमने M1 लिखा है। तो AB2 का मोलेकुलर वेट M1 हो गया। और इसमें जो भी दिखाई दे रहा है एलिमेंट कौन है? A और B। तो अगर इसके आगे में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का देखिए कमाल क्या है, इसके आगे में 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल में 1 एटम और 2 एटम। अब उसको यूनिटरी मेथड से क्या कीजिए, जैसे हम थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आगे में एक जो है ये मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में 1 एटम 2 एटम। अब ये एक मॉलिक्यूल की जगह थोड़ा इसको इनलार्ज कीजिए, एवोगाड्रो नंबर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा होगा। ये एक मॉलिक्यूल का सोच रहे हैं, ये n मॉलिक्यूल का हुआ। और n मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? वो 1 मोल हो गया। तो इस लाइन को बोल सकते हैं 1 मोल। देखिए ये 1 मोल का हो गया। और ये मॉलिक्यूल के लिए, ये जो लाइन लिख रहा है ये मॉलिक्यूल के लिए है। ये मॉलिक्यूल के लिए सोच रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में 1 एटम 2 एटम। और जब यूनिटरी मेथड से इसको n मॉलिक्यूल्स निकालिएगा तो इसका n टाइम्स बढ़ा है। तो जब इसका n टाइम्स करेंगे तो यहाँ भी ये n टाइम्स हो जाएगा, 1 का n टाइम्स और इसका भी n टाइम्स। और यही n मॉलिक्यूल्स 1 मोल हो गया। तो 1 मोल में इसका 1 मोल, इसका 2 मोल हो गया। तो यही फंडा यहाँ लगा देना था। तो इसीलिए अब इसके बाद का जो लाइन होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, जो M1 लिखा हुआ है ये M1। तो M1 में तो 2 चीज आ रहा है, A B2। तो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू Ma, अब B का वैल्यू Mb है। वो एटॉमिक वेट है एक्चुअली। तो इसको लिख देंगे Ma 1 बार और Mb 2 बार, तो 2Mb। और यही आंसर किसके बराबर है? तो जो निकाले थे अभी M1 के बराबर है। और ये आंसर हमारे पास है 25 × 10⁻³ सिमिलरली अब इसका देखेंगे उसी टाइप से सेकंड कंपाउंड का। तो सेकंड कंपाउंड कौन है? तो नाम है उसका A2B2। तो इसी तरह जब A2B2 एक बार और ट्राई करते हैं समझाने का। A2B2 ये शो कर रहा है कि इसका यहां पर 1 लिख दिए, तो ये मॉलिक्यूल का संख्या कितना हो गया? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम और इसका 2 एटम। और यही एक मॉलिक्यूल की जगह हम लिख देते हैं n मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ये n मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो आगे में n लिख दे रहे हैं। तो ये भी क्या शो करेगा? एक में 2 है, एक में 2 है, तो n में ये 2n होगा, ये a भी 2n हो जाएगा। और यही n मॉलिक्यूल्स को तो बोल सकते हैं 1 मोल कंपाउंड के लिए। और जब इसको बोलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर 1, अर्थात इसके 1 मोल में इसका 2 मोल हो गया और इसका भी 2 मोल हो गया। तो वही चीज लिखा हुआ है। तो यहां 2 है, तो यहां सेकंड के लिए हो जाएगा 2Ma 2Mb = सेकंड वाला है नाम इतना। और ये है सेकंड का वैल्यू, जैसे पहले लिखा हुआ था कितना था जो निकाले थे। ये पहला इक्वेशन से ये वाला था, ये दूसरा इक्वेशन है। M1 में 25 × 30 था, M2 में आ गया 30 × 10⁻³ अब 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर दीजिए, आंसर दिखिएगा। और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते तो हीट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू बैठा बैठा के भी देख लीजिए, लेकिन आसान है, सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 समझिए, इक्वेशन नंबर 4 समझिए। तो 4 - 3 कीजिए, 4 - 3।
जैसे ही 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कट जाएगा, ये MA हो गया। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 5। तो देखिए MA का 5 kg कहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए MA का 5 kg इसमें नहीं दिख रहा है, तो अब MB निकालने का जरूरत नहीं था कि ये आंसर नहीं होगा। ए वाला भी 50 है, ए भी नहीं होगा। ये 25 है, ए भी नहीं होगा। कन्फर्म है कि डी आंसर है। तो समय बच गया, जरूरत क्या है उसको निकालने का सेकंड का, लेकिन आप ज़्यादा उत्साह में सोच रहे नहीं, पता नहीं सही है कि नहीं गलत है। तो एम बी निकालेंगे तो पहला इक्वेशन से बना देते हैं, दूसरा से बन जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड क्या करेंगे, यहां से निकालते हैं एम बी, ट्वाइस एम बी है, तो दिस माइनस एम ए, तो 25 10 का पावर -3 माइनस एम ए, इतना बैठा दिया डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, कॉमन ले लेंगे 10 - 3, ये सब जूनियर क्लास का चीज है। 25 - 5 20 हो गया, 20 में से आधा गया 10 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 10 का पावर -3। तो देखिए 10 कहाँ, ये देखिए 10 दिख रहा है, इसीलिए आंसर डी, आंसर डी। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट था मैंने बताने का कोशिश किया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, बनाते रहिए, कंसेप्ट रगड़ते रगड़ते अपने आप सीख जाइएगा। नहीं तो कंसेप्ट पहले डेप्थ में पढ़िए तब बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।